Hello friends, this is Rima. Hope you're fine and welcome to our channel Dreamings. तो फ्रेंड्स, पहले हमने सीडीपी के कुछ टॉपिक्स कवर किए और उसके बाद हमने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किए और आज हम स्टार्ट करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। उसका चैप्टर 1 है लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो उसे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला अपना कॉन्सेप्ट आता है लर्निंग का। कॉन्सेप्ट क्या है लर्निंग का कि लर्निंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करते हैं और जो हमारे अंदर पहले से स्किल्स है उसे हम इम्प्रूव करते हैं। राइट। लर्निंग के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीडीपी में भी देखा हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी देखा हुआ है कि लर्निंग एक आउटपुट होता है टीचिंग का। टीचिंग ही ट्रांसफॉर्म करता है लर्निंग को जब कंप्लीट इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। वो एक डेफिनेशन होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक ही सेंटेंस काफ़ी नहीं होता। काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताया हुआ है लर्निंग के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें बताई, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताएं। वैसे ही लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बताएं। तो उसी तरह से लर्निंग का डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि जब एक कंप्लीट इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, उसे हम लर्निंग बोलते हैं। और एक ये भी बता सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर करते हैं और उसे एक्वायर करने के बाद अपना जो प्रीवियस स्कीमा होता है उसे हम इम्प्रूव करते जाते हैं। यानी कि प्रीवियस स्कीमा यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्किल्स होता है उसे हमें इम्प्रूव करना होता है आफ्टर अ कंप्लीट इंटरेक्शन विथ टीचर। एंड उसके बाद हम अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाते हैं। उसके बाद ये तो बिल्कुल मोनोटोनस हो जाएगा अगर मैं बार बार बताऊं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है लर्निंग के बाद, होता ही है। बार बार ये बातें अगर बताया जाए तो सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता, तो रिपीटेड नहीं बताऊंगी। एवरीवन डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग होता है, मतलब कि हर किसी का रेट ऑफ लर्निंग डिफरेंट होता है। डिपेंड करता है किसी के आईक्यू के हिसाब से। राइट। किसी का आईक्यू लेवल कम होता है, जैसे कि हमने सीडीपी में भी देख रखा है 140 प्लस तक का आईक्यू लेवल होता है। 140 प्लस का तो बिल्कुल गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनका रेट ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा हाई होता है। जबकि मोरन्स का, इडियट्स का, जो कि 25 से लो लेवल का आईक्यू लेवल्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील होता है कोई भी चीज़ को लर्न करने में, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी रिमेंबर करने के लिए। राइट। ये आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है कि अपना लर्निंग रेट कितना होगा। आईक्यू लेवल के साथ साथ अपना जो एनवायरनमेंट में है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डोमेन है, वो किस तरह से डेवलप कर रहा है। राइट। तो रेट ऑफ लर्निंग हर किसी का डिफरेंट होता है। किसी का हेल्थ इश्यूज़ होता है, किसी का एनवायरमेंटल इश्यूज़ होता है, किसी का कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज़ होता है। राइट। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लर्नर्स एबिलिटी भी इन्फ्लुएंस करता है। लर्नर्स एबिलिटी यानी कि इसी के अंदर आ जाता है जो आईक्यू होता है। राइट। आईक्यू हुआ या फिर जो कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे, हेल्थ डिज़ॉर्डर्स रहे। अगर किसी बच्चे का हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो उस तरह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा, और अगर क्लासेस वो अटेंड करता भी है तो उसका दिमाग स्टेबल नहीं होगा और वो अच्छी तरह से लर्न नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग का नहीं, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, ये जो लर्नर्स एबिलिटी होता है ये इन्फ्लुएंस करता ही है। मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन। राइट। एक्सटर्नल जो हमें कहा जाता है कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा सा जॉब मिलेगा फ्यूचर में, आप बहुत अच्छी तरह अर्न करोगे। और भी बहुत सारे हमें होप्स दिए जाते थे बचपन में और हमें पता भी नहीं होता था कि यार ये फुलफ़िल होगा भी नहीं होगा। राइट।
तो इस तरह के एक्सटर्नल मोटिवेशंस भी होते हैं, इंटरनल मोटिवेशंस होते हैं। कुछ बच्चों की इंटरनल मोटिवेशंस होते हैं, उनके मोरल्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं कि वो सोचते हैं अपनी पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ये सारे जो है इंटरनल मोटिवेशंस होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है अपनी स्टडीज़ में, अपनी लर्निंग में। और होता है टीचर्स कैपेबिलिटीज़, टीचर अपने कॉम्पिटेंसेस को किस तरह से मैनेज करते हैं। टीचर अथॉरिटेरियन में जा रहे हैं, लेसेस फेयर में जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक में जा रहे हैं, कौन से वे में वो पढ़ा रहे हैं, कौन से स्ट्रैटेजीज़ वो फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चों के जो लर्निंग है। क्लासरूम की जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है उसमें हमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाने होते हैं, पीपल्स के अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा करना होता है। तो ये सारे कैपेबिलिटीज़ आ जाते हैं टीचर के अंदर। अगर वो सारे कैपेबिलिटीज़ टीचर के अंदर नहीं है तो ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चों की लर्निंग पर। वेज़ ऑफ इम्पैक्टिंग नॉलेज, ये भी आ जाता है अपने टीचर के कैपेबिलिटी के अंदर कि हम किस तरह से अपने स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं और नॉलेज को इम्पार्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ज़्यादातर हमने देखा हुआ कि जो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं उसी से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और अगर टीचर एक अथॉरिटेरियन वे में गया तो उसमें मुश्किल फेस करते हैं बच्चे लर्न करने में। नेक्स्ट आ जाता है अपना क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस एक डिबेट है। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस एक डिबेट है। किसका डिबेट है? तो देखिए, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस में काफ़ी सारे लिंग्विस्ट ने ये बताया कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज डेवलप में। हालांकि कुछ और लिंग्विस्ट ने ये कहा कि ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो इसी से स्टार्ट हुआ अपना जो क्रिटिकल पीरियड का डिबेट है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस इसमें कहा गया कि जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स होता है अपने लाइफ का वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, जबकि इस फर्स्ट फ्यू ईयर्स के बाद अगर हम कुछ लैंग्वेज एक्वायर करने की कोशिश करें, लैंग्वेज एक्विजिशन की कोशिश करें तो ये बहुत लेस सक्सेसफुल होता है और मोर डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। हाँ, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम मदर टंग सीख रहे होते हैं, मदर टंग हमें कोई नहीं सिखाता, हम उसे एक्वायर करते हैं। पर जब सेकेंड लैंग्वेज की बात होती है, सेकेंड लैंग्वेज हम ज़्यादातर अर्ली ईयर्स में ही सीख सकते हैं। अर्ली ईयर्स में हम जितना एक्सपोजर पाएंगे सेकेंड लैंग्वेज का उतना जल्दी हम उसे यूज़ करना सीख पाएंगे। पर अगर हम पवर्टी के बाद ये चीज़ें सीखते हैं, पवर्टी के बाद हम अगर लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहता है। हालांकि ये हर केस में सही नहीं होता। कभी कभार हम, अब देखिए, जो लोग बहुत सारे ज़ुबानी जानते हैं, ज़ुबानी मतलब कि जो लैंग्वेजेस जानते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं या फिर इटालियन जानते हैं, तो ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं सभी को पता है कि हम ये लैंग्वेजेस अपनी अर्ली पीरियड्स में नहीं सीख सकते, राइट। ये हम अपनी पवर्टी के बाद सीखते हैं, या फिर कोई अगर अब्रॉड जाता है वहाँ भी बहुत सारे हम लैंग्वेजेस कभी कभार सीख ही जाते हैं, कुछ लोग सीख ही जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि हर किसी स्टेज में हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते, सेकेंड लैंग्वेज नहीं सीख सकते। एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। अगर हम एक लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर पाते हैं अपनी एनवायरनमेंट में, हम धीरे धीरे वो बातें सीख जाते हैं, हम धीरे धीरे वर्ड्स सीख जाते हैं और वर्ड्स को हम एसोसिएट करके एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे हम चाइल्डहुड में करते हैं, बचपन में करते हैं, उसी तरह से थोड़ा बहुत हम सीख लेते हैं सेंटेंस बनाना, फिर बात करना भी सेकेंड लैंग्वेज में, थर्ड लैंग्वेज में सीख लेते हैं। पर अकॉर्डिंग टू दिस क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस कहा गया कि जो पवर्टी के बाद का लैंग्वेज सीखना होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहता है और बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। जबकि पहले के जो ईयर्स होते हैं अपने, वहाँ पे अगर हम सेकेंड लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर पाएंगे, हमारे लिए इजी हो जाता है लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, राइट। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन,
बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलें। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू।